Hi everyone, I am Tarun. I welcome you to my YouTube channel Landman and the Landberg. Here we will discuss about different aspects related to different horticultural crops. तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था फलों के वर्गीकरण के बारे में, और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे आम से जुड़ी जानकारी के बारे में। भाई आम को कैसा मौसम चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए और किस किस समय पर चाहिए पानी आम को, खाद कितना लगाना है आम में और किस किस समय पर लगाना है, आम में लगने वाले कीड़े यानी पेस्ट, उसमें आम में होने वाली बीमारियां, इन सभी बातों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हिंदी नेम आम, हिंदी में हम इसे आम कहते हैं। इंग्लिश नेम मैंगो, अंग्रेजी में हम इसे मैंगो कहते हैं। साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, वैज्ञानिक नाम है इसका मैंगीफेरा इंडिका। क्रोमोसोम नंबर 40। पहला पॉइंट, मैंगो इज़ नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इन इंडिया इट ग्रोज फॉर ओवर 400 ईयर्स, भारत में ये पिछले 400 सालों से उगाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, इंडिया कंट्रीब्यूट मोर देन 50% इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी धरती पर जितने आम होते हैं उसमें से आधे जो आम होते हैं वो हिंदुस्तान में उगाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट 40% इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड, मतलब जिस समय पर भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर भारत जो है विश्व का जो तो पूरा जो उत्पादन होता था आमों में उसका 40% योगदान करता था। यानी पूरे विश्व में जितने आम होते थे उसके 40% आम भारत में होते थे आज़ादी के समय पर। पांचवा पॉइंट, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र आर द मेजर मैंगो ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आम जो हैं आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, इन सभी में होते हैं। छठा पॉइंट, दीज स्टेट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में जितने आम होते हैं उसके 80% आम जो है इन राज्यों में होते हैं। सातवां पॉइंट, आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन इंडिया, एरिया वाइज उत्तर प्रदेश इज़ ऑन द टॉप, यानी अगर उत्पादन की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आम आंध्र प्रदेश में होते हैं, और एरिया वाइज कि भाई एरिया जो है आम का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो वह है उत्तर प्रदेश में, यानी एरिया वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश, और अगर उत्पादन की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। नाउ स्टेट वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ मैंगो इन इंडिया, मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि किस राज्य में किस समय पर आम पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में मार्च टू मिड अगस्त, यानी मार्च से लेकर और आधे अगस्त तक। बिहार में मई एंड टू मिड अगस्त, यानी मई के एंड से लेकर और आधे अगस्त तक। गुजरात में अप्रैल टू जुलाई, हरियाणा में जून टू अगस्त, हिमाचल प्रदेश में मिड जून टू मिड अगस्त, कर्नाटका में मई टू जुलाई, मध्य प्रदेश में मिड अप्रैल टू जुलाई, महाराष्ट्र में अप्रैल टू जुलाई, राजस्थान में मई टू जुलाई, तमिलनाडु में अप्रैल टू अगस्त, उत्तर प्रदेश में मिड मई टू अगस्त, और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आम जो हैं मई से लेकर अगस्त तक पाए जाते हैं। नाउ मैंगो हाइब्रिड्स एंड देयर कैरेक्टर्स, यानी अब हम पढ़ेंगे कि आम की कौन कौन हाइब्रिड हैं, कहाँ पर वो बनी हैं, किन किन से मिलकर वो बनी हैं और उनकी क्या क्या खास बात है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है मलाइका, ये IARI न्यू दिल्ली में ये बनी है। नीलम और दशहरी से मिलकर ये बनी है। इसकी खास बात ये है कि इसका रंग अच्छा होता है। यूनिफॉर्म फ्रूट्स, यानी पूरे पेड़ पर ठीक ठाक फल आते हैं, ये नहीं होता कहीं ज़्यादा आ रहे हैं कहीं कम आ रहे हैं, और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक होती है। दूसरी हाइब्रिड है अम्रपली, ये भी IARI न्यू दिल्ली में बनी है।
दशहरी और नीलम से ही मिलकर बनी है। इसकी खास बात यह है कि ये छोटा होता है, फल भी इसका छोटा होता है, पेड़ भी छोटा होता है और क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। तीसरी हाइब्रिड है रत्ना। ये FRS वेंगुर्ला में बनी है। नीलम और अल्फोंसो से मिलकर ये बना है। इसकी खास बात ये है कि इसमें स्पंजी टिश्यू नहीं होते। स्पंजी टिश्यू का मतलब क्या होता है कि कई बार जब हम आम को काटते हैं तो उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी सी लगी पाती है, तो वो इसमें नहीं पाई जाती। अगला है सिंधु। ये FRS वेंगुर्ला में बना है। रत्ना और अल्फोंसो से मिलकर बना है। ये भी जो है इसकी खास बात ये है कि ये रेगुलर बियरर यानी लगातार जो है फल देता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट अर्कापुनीत। ये IIHR में बना है जो कि बेंगलोर में है। अल्फोंसो और बंगन पैली से मिलकर ये बना है। इसकी खास बात ये है कि इसका रंग जो है वो बड़ा ही अच्छा होता है। मीडियम साइज़ का फल होता है। स्पंजी टिश्यू नहीं होता यानी जो फफूंदी है वो नहीं लगी हुई होती। शुगर भी जो है इसमें अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। नाउ वैरायटीज़। अब हम पढ़ेंगे वैरायटी के बारे में कि किस राज्य में कौन सी वैरायटी बोई जाती है। तो चलिए, इंडिया इज़ द होम ऑफ अबाउट 1000 वैरायटी। हिंदुस्तान में करीब हज़ारों वैरायटियाँ जो हैं बोई जाती हैं आम की। देन कॉमर्शियल मैंगो वैरायटीज़ ग्रोन इन डिफरेंट स्टेज, यानी अलग अलग राज्य में जो अलग अलग जो वैरायटी बोई जाती हैं उनके बारे में। हरियाणा में चौसा, दशहरी, लंगड़ा, फजली ये वैरायटी बोई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, लंगड़ा ये बोई जाती हैं। राजस्थान में बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, लंगड़ा ये बोई जाती हैं। पंजाब में चौसा, दशहरी एंड मलदा ये बोई जाती है। और गुजरात में केसर, अल्फोंसो, राजापुरी, दशहरी एंड लंगड़ा ये वैरायटी जो हैं बोई जाती हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सम कॉमन वैरायटीज़ ऑफ मैंगो। अब हम पढ़ेंगे आम की कुछ वैरायटी हैं उनके कॉमन फीचर के बारे में। सबसे पहले चौसा, लेट मैच्योरिटी वैरायटी, लार्ज फ्रूट्स आर ब्राइट येलो विद सॉफ्ट एंड स्वीट पल्प, यानी लेट मैच्योर होने वाली वैरायटी है। फ्रूट भी इसका जो है, फल भी इसका जो है बड़ा होता है। फल का रंग पीला होता है। सॉफ्ट एंड स्वीट पल्प, यानी जो छोत का जो आप बोल रहे हो पल्प, वो सॉफ्ट होता है, नरम होता है और मीठा होता है। अगला है लंगड़ा। लेमन येलो इन कलर, यानी नींबू जैसा रंग होता है। फ्लैश इज़ फर्म, गुद्दा जो होता है जो खाते हैं वो फर्म होता है और ये मिड सीजन की वैरायटी है। अगला है दशहरी। फ्रूट्स आर मीडियम साइज़, फल जो है मीडियम साइज़ का होता है, नहीं ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा। प्लीजेंट फ्लेवर, इसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। स्वीट फर्म पल्प, यानी जो छोत का जो आप बोल रहे हो वो मीठा होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट फजली। फ्रूट्स आर लार्ज, फल जो है बड़ा होता है। विद फर्म टू सॉफ्ट, जो फर्म होता है वो भी सॉफ्ट यानी नरम होता है। लेट मैच्योरिटी वैरायटी, यानी ये लेट मैच्योर होने वाली ये वैरायटी है फजली। नाउ क्लाइमेट एंड सॉइल, यानी कैसा तो वातावरण चाहिए आम के लिए और कैसी मिट्टी चाहिए, अब हम ये पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है मैंगो कैन बी ग्रोन ऑन वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल अंडर वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी आम जो है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग वातावरणीय स्थिति में, अलग अलग जो है मिट्टी में हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इट कैन बी ग्रोन फ्रॉम एलुवियल टू लेटराइट सॉइल एक्सेप्ट इन ब्लैक कॉटन सॉइल हैविंग पुअर ड्रेनेज। आम जो है केवल जो काली मिट्टी होती है जिसे हम कपास वाली मिट्टी बोलते हैं उसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो जल निकास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत ही कमज़ोर यानी पुअर होती है। तो केवल ये काली मिट्टी में जो है आम नहीं होगा और सभी प्रकार की मिट्टी में ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट परफॉर्म वेल इन सॉइल हैविंग pH बियॉन्ड 7.5, यानी ये उस मिट्टी में भी नहीं होगा जिस मिट्टी का pH यानी अल में 7.5 से ऊपर होगा, यानी ये एसिडिक मिट्टी में ही यानी अल में मिट्टी में ही ये होगा। नंबर चौथा, मैंगो इज़ ए ट्रॉपिकल फ्रूट। आम जो है एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, यानी ये गर्मी वाला फल है, यानी गर्मी जहाँ होती है वहाँ पाया जाता है।
बट इट कैन बी ग्रोन अप टू 1100 मीटर अबाव मीन सी लेवल। लेकिन ये समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचाई पर भी हो जाएगा। नंबर 5वां पॉइंट, द टेम्परेचर बिटवीन 24 एंड 27 इज़ आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशन। 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो आम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। छठा पॉइंट, दस इट कैन बी ग्रोन बेस्ट इन रीजन विद रेनफॉल बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक जहाँ जहाँ बारिश होती है वहाँ पर आम बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ की कंडीशन जो है आम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नाउ मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन मैंगो। अब हम पढ़ेंगे कि आम में प्रोपगेशन के कौन कौन से तरीके हैं। वैसे तो प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रचार और प्रसार, लेकिन यहाँ पर प्रोपगेशन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन, कि भाई मैंगो जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो मैंगो इज़ जनरली प्रोपगेटेड बाय ग्राफ्टिंग मेथड। तो मैंगो जो है वो कैसे प्रोपगेट करते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड से। और जनरली 3 तरीके से जो है मैंगो प्रोपगेट करते हैं, इनार्किंग ग्राफ्टिंग, विनियर और साइड ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल एंड स्टोन ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनार्किंग ग्राफ्टिंग के बारे में। इनार्किंग ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, इनार्किंग का जनरली मीनिंग होता है गढ़ने की प्रक्रिया। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला तरीका है इनार्किंग ग्राफ्टिंग। वन कैन गेट ए बिग साइज्ड प्लांट मटेरियल फॉर प्लांटिंग विद ओवर 95% सक्सेस रेट। यानी इनार्किंग ग्राफ्टिंग के 95% जो हैं सक्सेस रेट है, मतलब 95% चांस होते हैं कि सक्सेस रहेगा। इसमें क्या किया जाता है, 2 अलग अलग आम की सेम साइज़ की टहनी थोड़ी थोड़ी छील के पास लाई जाती हैं, फिर उनको किसी रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद एक टहनी को ऊपर से कट कर दिया जाता है, एक टहनी को नीचे से कट कर दिया जाता है। नाउ विनियर और साइड ग्राफ्टिंग। विनियर का मतलब होता है लिबास, तो हम इसे बोलेंगे लिबास ग्राफ्टिंग। तो इसमें होता है दीज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए ग्राफ्टेड प्लांट मटेरियल। मतलब इस ग्राफ्टिंग का यूज हम जो ऐसा प्लांट मटेरियल जो पहले से ग्राफ्टेड है उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कोई रूट स्टॉक है जो ज़मीन में गड़ी हुई है, उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा कट लगाएंगे और एक टंग शेप बना देंगे, यानी जीभ के आकार की शेप बना देंगे। वो जो जीभ आकार जो बन जाता है उसमें क्या करेंगे, दूसरा रूट स्टॉक लेंगे किसी दूसरे प्लांट का, उस पर पेंसिल कट लगाएंगे और फिर वो इस जो जीभ के आकार जो हमने बनाई थी गड़ी हुई रूट स्टॉक में उसमें आके लगा देंगे, फिर उसको रस्सी से बांध देंगे। नाउ एपिकोटाइल एंड स्टोन ग्राफ्टिंग यानी पत्थर ग्राफ्टिंग। दिस मेथड इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड इन महाराष्ट्र। ये मेथड जो है महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है। द जर्मिनेटेड सीडलिंग्स ऑफ 8 to 15 डेज ओल्ड आर यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग। इसमें जो है 8 से 15 दिन की जो सीडलिंग्स होती हैं वो यूज़ की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि 2 अलग अलग प्लांट्स का रूट स्टॉक लेंगे, एक रूट स्टॉक को तो क्या करेंगे, ऊपर से टॉप से कट कर देंगे, वैसा ही कट दूसरे रूट स्टॉक में, दूसरे प्लांट के रूट स्टॉक में लगाएंगे, लेकिन वो नीचे से। दोनों को जो है आपस में मिला के अटैच कर देंगे रोप से, फिर यानी रस्सी से उनको बांध देंगे। नाउ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में पढ़ेंगे हम प्लांटिंग और हाई डेंसिटी प्लांटिंग, कि हम जो आम के पेड़ हैं वो कैसे लगाने हैं। तो आम के पेड़ जो हैं 3 तरीके से बाग में लगाए जाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल। स्क्वायर में तो क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटम में जो राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा होगा कि पौधे से पौधा, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस वो भी सेम है, और रो टू रो, लाइन से लाइन जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। दूसरा था रेक्टेंगुलर, तो आप नीचे की साइड उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट टू प्लांट पौधे जो दूरी है वो तो कम है, और लाइन टू लाइन जो दूरी है वो ज़्यादा है। तीसरा आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है कि जो पौधे जो हैं वो जिगजैग लाइन में लगाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आगे वाली जो लाइन होती है उस लाइन के बीच में, यानी पीछे की साइड, बिल्कुल उसके जस्ट पीछे नहीं लगाएंगे, बल्कि जो उस लाइन के बीच में जो जगह बच गई थी उस जगह में लगाएंगे, लेकिन पीछे वाली लाइन पर, हेक्सागोनल प्लांटिंग में। देन पिट्स ऑफ
1 m साइज आर डग, यानी 1 मीटर चौड़ा गड्ढा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा हमें जो है गड्ढा खोदना है आम के ग्रोइंग के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, दीज आर एक्सपोज टू सन फॉर अबाउट 30 डेज, यानी शुरुआत के 30 दिन तक हमें सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका विशेष ध्यान रखना है कि इन पर कोई ज़्यादा ना पड़े। तीसरा पॉइंट, द ग्राफ्ट शुड बी प्लांटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी जो ग्राफ्ट जो हम लगाते हैं, टहनी वगैरह जो हम लगा रहे थे, यानी आम का जो टहनी वगैरह हम लगाते हैं वो हमें रेनी सीजन में लगानी चाहिए, यानी बारिश के मौसम में लगानी चाहिए। नाउ हाई डेंसिटी प्लांटिंग। पहला पॉइंट, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेल्प्स इंक्रीज द यील्ड पर यूनिट एरिया। पहला पॉइंट है कि जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो होती है ये उत्पादन बढ़ाने में मददगार होती है। दूसरा पॉइंट, नॉर्थ इंडिया बोले तो जैसे कि जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये सब आते हैं। यहाँ पर अम्रपल्ली वैरायटी इज़ यूज्ड फॉर डेंसिटी प्लांटिंग, अम्रपल्ली वैरायटी की यूज़ जो है किया जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, विद ए स्पेसिंग ऑफ 2.5 मीटर 2.5 मीटर, यानी लाइन से लाइन की जो दूरी रखी जाती है वो भी 2.5 मीटर रखी जाती है, और प्लांट टू प्लांट यानी पौधे से पौधे की दूरी जो है वो भी 2.5 मीटर रखी जाती है। नाउ मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, कि खाद वगैरह कितना और कैसे क्या डालना है आम में, अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ए डोज ऑफ 73 ग्राम नाइट्रोजन, 18 ग्राम P2O2, 68 ग्राम K2O5 per year of age from 1st to 10th year, and thereafter a dose of 730 gram nitrogen, 180 gram P2O2, 680 gram K2O5 should be applied in 2 split doses during June, July and September, October respectively। अगर हम सिंपल भाषा यानी साधारण भाषा में बात करें तो जब तक आम का पौधा 1 से 10 साल तक का रहता है तब तक हर साल 1.5 किलो के आसपास जो है यूरिया डालना है। फिश बोन मील पाउडर आता है मार्केट में, खूब में आसानी से मिल जाएगा, 1 किलो के आसपास जो है वो डालना है हर साल। और पोल्ट्री मैन्योर यानी मुर्गे का वेस्ट हो गया, बतख का वेस्ट हो गया, 1-1.25 किलो हर साल वो डालना है। फिर जब पौधा 10 साल से ज़्यादा का हो जाए तब साल में 2 बार जो है खाद डालना है। उसमें आप क्या करना है, 15 किलो यूरिया आपको साल में डालना है 2 बार में, 2 किलो जो है फिश बोन मील वो डालना है 2 बार में ही वो डालना है, और 2 से 2.5 किलो जो है आपको पोल्ट्री मैन्योर डालना है। दूसरा पॉइंट है, स्प्रेइंग ऑफ जिंक सल्फेट 0.3% ड्यूरिंग फरवरी, मार्च एंड मई, रिकमेंडेड टू करेक्ट जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए आपको स्प्रे करनी पड़ेगी जिंक सल्फेट की, या तो आप फरवरी में कर दें या मार्च में कर दें या मई में कर दें। तीसरा पॉइंट, स्प्रेइंग ऑफ बोरेक्स 0.5% आफ्टर फ्रूट सेट ट्वाइस एट मंथली इंटरवल एंड 0.5% मैंगनीज सल्फेट आफ्टर ब्रूमिंग करेक्ट बोरोन एंड मैंगनीज डेफिशिएंसी रिस्पेक्टिवली। मैंगनीज और बोरोन की डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए आपको बोरेक्स की और मैंगनीज सल्फेट की स्प्रे करनी पड़ेगी महीने में 2 बार। कब? जब फ्रूट सेट हो जाए यानी फल लगने शुरू हो जाएं तब। नाउ इरिगेशन, अब हम पढ़ेंगे कि आम में कितना पानी और कब कब लगाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, द यंग प्लांट्स अप टू 2 years ओल्ड शुड बी वाटर्ड रेगुलरली, यानी 2 साल तक का जो पौधा होता है आम का उसमें लगातार पानी देने की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट, द न्यूली प्लांटेड ग्राफ्ट्स नीड अबाउट 30 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी वीक, यानी आपने कोई आम का पौधा अगर अभी अभी लगाया है तो उसे हर हफ्ते 30 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट, इरीगेटिंग ग्रोन अप ट्रीज आफ्टर फ्रूट सेट एट 10 days इंटरवल इंक्रीज द यील्ड, यानी अगर फ्रूट सेट हो गया यानी फल आने शुरू हो गए हैं तो आप 10-10 दिन पर पानी देने शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो फल का जो उत्पादन होगा वो बढ़ जाएगा। नाउ इंटरक्रॉपिंग, अब हम पढ़ेंगे कि हम आम वाले बाग में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं और अलग तरह की फसल लगाने से या उन फसलों के लगाने से हमें क्या लाभ मिलेगा, अब हम ये पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, इन मैंगो इंटरक्रॉपिंग हेल्प्स चेक
वीड ग्रोथ एंड रिड्यूस न्यूट्रिएंट लॉस। तो आम के बाग में अलग अलग दूसरी फसल लगाने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि खरपतवार नहीं उगेगी, दूसरा न्यूट्रिएंट का लॉस यानी पोषक तत्व का जो हानि है वो नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, इंटरक्रॉपिंग ब्लैक ग्राम व्हीट मैंगो ब्रिंजल ओनियन मैंगो गिव्स बेटर मॉनेटरी बेनिफिट। यानी हम कौन कौन सी फसल आम के बाग में लगा सकते हैं, तो दाल लगा सकते हैं, गेहूँ कर सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं और प्याज हम आम वाले बाग में लगा सकते हैं। नाउ ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि आम का जो पेड़ होता है उसमें कटाई छटाई जो हम करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, वो कब करनी चाहिए और उससे करने से क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए, ट्रेनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर प्लांटिंग। तो ट्रेनिंग जो है ये लगाने के कुछ साल तक करनी होती है। इट इज़ इसेंशियल टू स्पेस द ब्रांचेस प्रॉपरली टू फैसिलिटेट इंटरकल्चरल ऑपरेशन। ये हमें करनी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आम में जो हम अलग अलग प्रकार के जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि हम वीडिंग करते हैं या कोई दवाई वगैरह छिड़कते हैं, तो हमें वो सब काम करने में आसानी हो, इसलिए हमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन ट्रेनिंग करने की जो है ज़रूरत होती है। और हमारा उत्पादन भी जो है बढ़ता है, प्रोडक्शन भी जो है बढ़ता है ट्रेनिंग करने के बाद। क्यों? क्योंकि उससे हमारे आम का जो शेप है वो मेंटेन रहता है, और अगर शेप वगैरह अगर मेंटेन रहेगा तो उत्पादन भी जो है बढ़ेगा। नाउ हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। यानी अब हम पढ़ेंगे आम की कटाई या आम को कब तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए और कैसे फिर उसको स्टोर करना चाहिए। अब हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, मैंगो शुड बी हार्वेस्टेड विद पेडिकल। आम को जो है पेडिकल के साथ तोड़ना होता है। पेडिकल का मतलब होता है कि जो डंडी लगी रहती है आम की, आम के ऊपर, उसके साथ तोड़ना होता है। दूसरा पॉइंट है, एन एवरेज मैंगो ट्री यील्ड 8 टन पर हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर में करीब 8 टन तक आम हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ फ्रूट्स पर ट्री डूइंग इट्स बियरिंग एज जनरली वेरीज फ्रॉम 1000 टू 2000 फ्रूट। यानी एक पेड़ पर करीब 1000 से 2000 तक फल यानी आम हो जाते हैं या पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, इन वेस्टर्न रीजन यानी पश्चिमी जो हमारे देश का हिस्सा है, जिसमें राजस्थान, गुजरात ये सभी आते हैं, वहाँ पर बम्बू बास्केट्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग। बांस से बनी जो टोकरी है उसका यूज़ किया जाता है पैकिंग के लिए। ए बास्केट कंटेन 50 टू 100 फ्रूट्स। एक टोकरी में करीब 50 से 100 आम या 100 फल आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, द टेम्परेचर ऑफ 5 to 16 फॉर डिफरेंट वेराइटीज़ इज़ आइडियल फॉर स्टोरिंग। यानी आम को स्टोर करने के लिए 5 डिग्री से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है वो अच्छा होता है। नाउ डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ेंगे कि आम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। तो सबसे पहला है ब्लैक टिप। डिस्टल एंड ऑफ द अफेक्टेड फ्रूट्स टर्न ब्लैक एंड बिकम हर्ड। यानी आम, इसमें क्या होता है कि जो आम का जो निचला हिस्सा होता है वो काला काला हो जाता है। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, तो निचला हिस्सा जो होता है डिस्टल एंड वो काला हो जाता है। डिसऑर्डर इज caused by the smoke of bricks kilns located within a distance of 600 मीटर। ये डिसऑर्डर होता कैसे है? ये डिसऑर्डर चिमनी के जो धुआं, भट्टे की चिमनी जो होती है उसके कारण होता है। अगर भट्टे की चिमनी अगर आपसे करीब 500 से 600 मीटर दूर है तो ये डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, स्प्रेइंग बोरेक्स 0.6% एट 10 to 14 डेज इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रूट सेट। अब इसको ठीक कैसे करें? जिस समय पर फ्रूट सेट हो जाए यानी फल लग जाए आम के पेड़ पर, तो उस समय पर जो है स्प्रे करनी होती है बोरेक्स की 0.6%, और वो करीब 1.5 से 2 हफ्ते बाद आपको वो लगातार करनी रहती है फ्रूट सेट होने के बाद, ताकि ये ब्लैक टिप डिसऑर्डर जो है आपके आम में ना आए। अगला डिसऑर्डर है स्पंजी टिश्यू। फ्रूट्स फ्रॉम आउटसाइड लुक नॉर्मल बट इनसाइड ए पैच ऑफ फ्लैश बिकम स्पंजी येलोइश एंड श्योर। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट्स यानी फल जो होता है वो बाहर से दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक रहता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर क्या है, सफ़ेद सफ़ेद सा लग जाता है, और जो फल है वो पिलपिला हो जाता है और खट्टा होता है खाने में। अब ये होता क्यों है?
Inactivation of ripening enzyme due to high temperature, post harvest, exposure to sunlight are the cause. इसमें क्या होता है कि जो राइपनिंग एंजाइम होते हैं यानी जो पकाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर काटने के बाद इन पर जो है सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट लगता है तब ये हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इनको ठीक कैसे करें? तो हार्वेस्टिंग मैंगोज व्हेन दे आर 3/4 मैच्योर्ड rather than fully matured also reduce this order। आम को जो है पूरा ना पकने दें, जब वो 75% पक जाएं तब जो है उनको तोड़ लें। उससे क्या होगा, स्पंजी टिश्यू जो डिसऑर्डर होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। नाउ पेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि आम में कौन कौन से कीड़े आते हैं। तो सबसे पहला है मैंगो हॉपर। अब इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने के लिए हमें स्प्रे करनी पड़ेगी फोसलोन की 0.05%। देन नट विविल, इसको भगाने के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए हमें स्प्रे करनी पड़ेगी पैंथियन की 0.1%। और अपने आम के बगीचे को ठीक करना पड़ेगा ताकि नट विविल जो ये कीड़ा है ये हमारे बाग में ना आ पाए। नाउ डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे आम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो जैसे कि सबसे पहले है पाउडरी मिल्ड्यू। अप्लाई सल्फ़र डस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग टू प्रोटेक्ट न्यू फ्लश। इसमें क्या होता है कि जो आम की पत्तियां होती हैं, आम के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो फफूंदा जाती हैं, मतलब उन पे फफूंदी आ जाती है सफ़ेद सफ़ेद। और उसको ठीक करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? सल्फ़र डस्ट का। और ये सल्फ़र डस्ट जो है आम के पेड़ पर या पत्तियों पर, आम की पत्तियों पर सुबह सुबह इस्तेमाल करनी होती हैं। देन स्टॉक रोट। इसमें क्या होता है कि जो आम की जो कवरिंग होती है जिसे हम छोतका बोलते हैं, उस पर क्या होता है, ब्लैक ब्लैक यानी काले रंग की एक लेयर सी आ जाती है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होता है? मैनकोजेब की स्प्रे करनी होती है 0.2% एट द 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको फ्रूट्स क्रॉप से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।